हेलो स्टूडेंट्स। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर का लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा इस चैप्टर के लिए। और उसके बाद कल आपका रिवीजन डे है और परसों आपका टेस्ट रहेगा। तो ये आपने ध्यान में रखनी है चीज़ें। कल आपका रिवीजन डे है और परसों आपका टेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 अभी पढ़ते हैं। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, वाई इज इट नेसेसरी। पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी आपका आंसर भी मिनिमम 2 पैराग्राफ में होना चाहिए, जिसमें एक पैराग्राफ पहले पार्ट को एक्सप्लेन करता हो और दूसरा पैराग्राफ दूसरे पार्ट को। दोनों के मार्क्स अलग अलग होते हैं जब एग्जाम होता है। ओके, तो चलिए आंसर देते हैं इसका। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ब्लड का काम कई तरह से होता है। ये क्योंकि कनेक्टिव फ्लूइड है जो पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम को कनेक्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। इसका काम होता है सेल तक ऑक्सीजन को लेके जाना और वहां से जो CO2 रिलीज हुई है उसको बाहर निकालना। और भी अलग अलग तरह के इसके कई काम होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल वेस्ट को किडनी तक पहुंचाना, ये काम भी ब्लड का होता है। कहीं पर चोट लग जाती है तो ब्लड का ही एक पार्ट प्लाज्मा वो वहां पर एक्ट करता है। यानी बहुत सारे काम होते हैं जो ब्लड को करने होते हैं। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये भी ब्लड का ही काम होता है। और हमारे शरीर को मेंटेन करना, मींस हीट और एनर्जी को मेंटेन करना, ये भी ब्लड का काम है। तो ये सभी चीज़ें नेसेसरी हैं और इनको मेंटेन करना भी नेसेसरी है। ब्लड का काम इसी तरह से है। अब क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो हमने यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्लूड किया है। और क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग अलग टाइप की जो वेन्स और आर्टरीज हैं उनमें फ्लो करती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्लड के दो पोर्शन होंगे। यानी एक वेन्स में ट्रैवल करेगा विद CO2 और एक आर्टरीज में ट्रैवल करेगा विद ऑक्सीजन। तो इन्हें अलग अलग करने के लिए भी हार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ेगा? मिनिमम 2 पार्ट्स में। अब यहाँ पर क्या होता है, हार्ट को स्टोर और रेगुलेशन, इसके लिए दो अलग चैम्बर की जरूरत होती है। पहला स्टोर करता है और दूसरा आगे रेगुलेट करता है उसको। यानी टोटल चैम्बर कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। द राइट एट्रियम, जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, जो ये वाले जो हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिल बनेंगे। जो ऊपर है वो राइट एट्रियम बनेगा और जो नीचे है राइट वेंट्रिल बनेगा। ऐसे ही जो लेफ्ट वाले होंगे, ये जो येलो ऑरेंज टाइप का है, इसको आप कह सकते हो ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिल। ऊपर वाला राइट लेफ्ट एट्रियम और नीचे वेंट्रिल। ऑक्सीजन रिच ब्लड from the lungs come to thin walled upper chamber of heart on the left। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेड पोर्शन दिखाया गया है या फिर ऑरेंज टाइप का जो पोर्शन दिखाया गया है, वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कंटेनिंग पार्ट है। ऑक्सीजन रिच यहाँ पर ब्लड जो है वो स्टोर होगा या आगे ट्रांसफर होगा। ये लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिल का काम होता ये है, फेफड़ों से जो ब्लड आता है ऑक्सीजन कैरी करके, वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है। उससे क्या होगा? वेंट्रिल अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा और ब्लड वेंट्रिल में चला जाएगा। जैसे ही वेंट्रिल में जाता है, ये वेंट्रिल अब कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस ब्लड को बाकी बॉडी में क्या कर देता है? पंप कर देता है। क्योंकि ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट है तो हाई प्रेशर के साथ ब्लड जो है आगे जाएगा। पूरे ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद डिफरेंट सेल से CO2 कंटेनिंग ब्लड जो है इकट्ठा होगा, वो एंटर करेगा राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम क्या करेगा? फिर इसको ऐसे ही सेम प्रोसेस होगी, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिल में। और वेंट्रिल से फिर ये कहाँ पंप हो जाएगा? लंग्स में। और लंग्स में एलोवेली काम करती है और वो क्या करेंगी? CO2 को
लंग्स की हेल्प से बाहर निकाल देंगे। तो ये प्रोसेस होती है। हमने नोट किया कि ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए 2 बार हार्ट से पास होना पड़ता है, यानी 2 टाइम सर्कुलेशन। इसी प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन प्रोसेस कहते हैं। अब ये नेसेसरी क्यों है, अब इसकी बात करते हैं। नेसेसरी है इसलिए है, अभी अभी हमने बात की थी कि ब्लड का काम सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 को लेके जाना नहीं होता। ब्लड का काम एनर्जी को ट्रांसफर करना, हीट को ट्रांसफर करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना और डिफरेंट बायोलॉजिकल वेस्ट को अपने डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाना ब्लड का काम होता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ता है या फिर टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एनिमल मोस्टली क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, तो उन्हें क्या करना होता है, अपने शरीर को मेंटेन करना होता है टेम्परेचर को। तो जो हीटिंग इफेक्ट होता है हमारे शरीर में ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट जो हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से फिर वो बैलेंस करना पड़ता है। सर्दियों में टेम्परेचर को हमारे शरीर को बढ़ाना पड़ता है, गर्मियों में हमारे शरीर को टेम्परेचर को कम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लगातार ये जो ज़रूरत पड़ती है कूलिंग इफेक्ट जो है क्रिएट करने की, और वो तभी क्रिएट हो सकता है जब हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करे। वो हीट जो ट्रैवल करती है वो ब्लड की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, और इसलिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम जरूरी होता है ताकि मेंटेन कर सकें टेम्परेचर को। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फाइलम। सबसे पहले तो हमें इन टर्म्स का मतलब समझ में आना चाहिए कि जाइलम का मतलब क्या होता है, फाइलम का मतलब क्या होता है। जाइलम वो टिश्यूज हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को एक जगह से दूसरी जगह। स्पेसिफिकली अगर कहें तो रूट से जो बाकी पार्ट्स है वहां तक जाइलम का काम होता है कि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करे। ऐसे ही फाइलम का काम होता है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। यहाँ पर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये दोनों तरह से हो सकता है, अप टू डाउन, डाउन टू अप, दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा स्पेसिफाई किया जा सकता है क्योंकि जो एनर्जी है वो क्रिएट होती है, प्रोडक्शन होता है उनका लीव्स में, तो लीव्स से बाकी पार्ट्स तक जो है पहुंचाने का काम होगा फाइलम का। ठीक है, अब हम यहाँ पर अच्छे से इनको एक एक पॉइंट करके समझ लेते हैं। जाइलम टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना इन केस ऑफ प्लांट्स। फाइलम का काम यहाँ पर क्या होगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर प्लांट्स पार्ट। रूट से जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचाने का काम होगा जाइलम का। और फाइलम मैंने अभी भी बताया था कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन यहाँ पर नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये लीव्स से एनर्जी लेके जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स तक। थर्ड पॉइंट है, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम occurs with the help of simple physical forces such as transpiration pull। हम ये अच्छे से पढ़ चुके हैं ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है। रूट्स के पास पानी जो है वो ज़्यादा होता है क्योंकि मिट्टी में पानी प्रेजेंट है, एज कंपेयर टू एनवायरनमेंट में जो पानी है वो कम होता है। सेकंड, जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सिर्फ रूट्स में होती है ज़्यादा अमाउंट में। अगर बात करें तो प्लांट्स के पत्तों में भी ऐसा होता है लेकिन कम अमाउंट में होता है, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अमाउंट का। एक तरफ पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है और एक तरफ पानी का अमाउंट कम होता है। इसी वजह से एक पुल बनता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ पे, उसकी वजह से वाटर फ्लो करने लगता है एज ए स्पंज, जैसे स्पंज में क्रिएट होता है एक प्रेशर। ऐसे ही पानी जो है वो फ्लो करना शुरू कर देता है रूट से अपर पार्ट तक, और एटीपी फाइलम में मूव करता है। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, ये फाइलम में होती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप कह सकते हो कि 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है एलोवेली के बारे में पूछा जाए, सिंपल
सेकंड क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ नेफ्रॉन के बारे में पूछा जाए, इसकी वर्किंग के बारे में पूछा जाए, ये सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन में इनका कंपैरिजन एक साथ आ सकता है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होते हैं ये। एलोवेली का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रेगुलेट करना, ट्रांसपोर्ट करना और एक्सचेंज करवाना इनका। और नेफ्रॉन का काम होता है किडनी में यूरिन को प्रोड्यूस करना या पहुंचाना किडनी तक। तो एक एक करके ये पॉइंट सारे समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एलोवेली आर टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। एलोवेली बलून टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं और जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। टेबुलर का मतलब होता है ट्यूब टाइप के, और ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं। वाल ऑफ एलोवेली आर वन सेल थिक, यानी एक ही सेल की जो वाल होती हैं, एक तरह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, तो एक ही सेल की वाल होगी यहाँ पे। और एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है इसमें ब्लड कैपिलरीज का। नेफ्रॉन में थोड़ा सा अलग होता है स्ट्रक्चर, इसमें जो क्लस्टर होगा थिन वॉल्स कैपिलरीज का, एक एक करके नहीं होंगे ये क्लस्टर होगा। और इसमें बोमेंस कैप्सूल होता है, लॉन्ग रीनल ट्यूब होती हैं, ग्लमरुलस जो है एक और स्ट्रक्चर होती है। उनकी हेल्प से ब्लड जो है एक पॉइंट से जो ब्लड में बायोलॉजिकल वेस्ट है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट में हम इनकी वर्किंग बताते हैं। जो एलोवेली है उसका काम होता है ऑक्सीजन और CO2 को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 takes place between the blood of capillaries that surround the alveoli and gases present in the alveolis। जो एलोवेलीज में गैसेज होती हैं, मतलब गैसेज का एब्जॉर्प्शन होता है और वो लंग्स तक पहुंचाती हैं। एलोवेलीज आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज की साइट है ये। तीसरे पॉइंट में हम नेफ्रॉन की वर्किंग पढ़ते हैं। ब्लड एंटर्स द किडनीज थ्रू द रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज से ब्लड जो है एंटर होता है किडनीज में। विच ब्रांचेज इनटू मैनी कैपिलरीज, जो आगे चल करके बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं। और किसके साथ अटैच हो जाती है, ग्लमरुलस के साथ। द वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट बोवेन कैप्सूल्स। जो वाटर और सोल्यूट जो उसमें मिले होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं नेफ्रॉन में, बोवेन कैप्सूल के पास। देन द फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू द प्रोक्सिमल ट्यूबुल। उसके बाद जो ये बचा हुआ है ये मूव करता है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, और उसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल्स में और कोलेक्टिव डस्ट में। द कोलेक्टिंग डस्ट कोलेक्ट द यूरिन फ्रॉम मैनी नेफ्रॉन्स एंड पासिस इट टू द यूरेटर। अब जितने भी एब्जॉर्प्शन की चीजें थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी हैं बोवेन कैप्सूल तक। बाकी यहाँ पर क्या होगा, अब वो पार्ट होगा जो हमें बाहर निकालना है, वेस्टेज है। यूरेटर में जो है ये इकट्ठा होता रहता है, और थोड़ा बहुत भी अगर उसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड या वाटर बचा हुआ है तो वहां पर जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं नेफ्रॉन आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। तो नेफ्रॉन क्या होगी, एक फिल्ट्रेशन यूनिट होगी। तो ये हमारे जो है क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कल आपका रिवीजन डे रहेगा और परसों आपका इस चैप्टर का टेस्ट रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट।